नमस्कार मित्रों, मैं आलोक तिवारी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लीगल एंड लॉजिकल विजन पर। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे हनी ट्रैप के मुद्दे पर, जिसे पुराने समय में विष कन्या के नाम से भी जाना जाता था। हनी ट्रैप किसी भी देश के लिए सबसे बड़ा खतरा साबित हो सकता है। यह सिर्फ एक स्कैंडल नहीं है, बल्कि राजनीति, न्यायपालिका और राष्ट्रीय सुरक्षा को हिलाकर रख देने वाला एक खतरनाक हथियार भी है। आज हम कुछ प्रश्नों पर भी विमर्श खड़ा करेंगे। क्या भारत की राजनीति और न्यायपालिका पर भी हनी ट्रैप का साया मंडरा रहा है? क्या विदेशी ताकतें भारत के नेताओं और अधिकारियों को ब्लैकमेल कर रही हैं या ब्लैकमेल करने का जाल बुन रही हैं? जब यह पता लग चुका है कि कई नेता हनी ट्रैप में फंस चुके हैं, तो उनके सत्ता में बने रहने का कोई औचित्य है क्या? आज हम यह भी समझेंगे कि कैसे हनी ट्रैप का इस्तेमाल केवल नेताओं को फंसाने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये देश और राज्य की पूरी व्यवस्था को चरमराने का एक जबरदस्त हथियार बन चुका है, और कैसे पूर्व में भी ब्रिटेन, अमेरिका और भारत में इसका इस्तेमाल किया जा चुका है। आज का मेरा यह वीडियो राष्ट्रीय मामलों और राष्ट्रीय राजनीति को पैनी दृष्टि से देखने वाले देश के सभी प्रबुद्ध नागरिकों के साथ साथ हमारी युवा पीढ़ी के लिए तो विशेष चिंतन वाला है। अतः मेरा आग्रह है, आप वीडियो को पूरा देखें और मामले को गहराई से समझें। तो चलिए चर्चा प्रारंभ करते हैं। कर्नाटक के सहकारिता मंत्री के.एन. राजन्ना ने 20 मार्च 2025 को विधानसभा में खुलासा किया कि राज्य में लगभग 48 राजनेता हनी ट्रैप का शिकार हो चुके हैं। और इतना ही नहीं, इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के अनुसार राजन्ना ने यह भी दावा किया कि उन्हें स्वयं भी इस प्रकार के जाल में फंसाने का प्रयास किया गया था। राजन्ना के इन दावों के बाद कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने विधानसभा में घोषणा की कि वे इस मामले की उच्च स्तरीय जांच का आदेश देंगे। अगर इंडिया टीवी की रिपोर्ट को सच माना जाए, तो मंत्री के.एन. राजन्ना ने कहा कि कर्नाटक में सीडी और पेन ड्राइव बनाने की फैक्ट्री चल रही है। यह नेटवर्क पूरे भारत में फैला है और कुछ केंद्रीय मंत्री भी इसके शिकार हैं। वहीं द न्यू इंडियन एक्सप्रेस अखबार की रिपोर्ट के अनुसार राजन्ना ने मीडिया से बातचीत में पुष्टि की कि उनके खिलाफ हनी ट्रैप का प्रयास किया गया था, और उन्होंने इस मामले की जांच के लिए एक सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अध्यक्षता में पैनल बनाकर जांच कराए जाने की मांग भी की है। इस खुलासे के बाद सामाजिक कार्यकर्ता विनय कुमार सिंह द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका लगाकर सीबीआई जांच की मांग करते हुए कहा गया कि कर्नाटक का हनी ट्रैप मामला बहुत गंभीर है, और यह तब और ज़्यादा गंभीर हो जाता है जब एक वर्तमान मंत्री विधानसभा में बयान देता है कि उन्हें हनी ट्रैप में फंसाने की कोशिश की गई थी और सभी राजनीतिक पार्टियों के लगभग 48 सदस्य इसके शिकार हुए हैं। विनय सिंह के वकील वरुण कुमार सिन्हा ने सुप्रीम कोर्ट याचिका में कहा है कि लोग बाग कहते हैं कि कर्नाटक में पेन ड्राइव और सीडी की फैक्ट्री लगी है, और इन 48 लोगों की भी सीडी और पेन ड्राइव राज्य में उपलब्ध है। उन्होंने आगे दलील दी कि एक विशेष उद्देश्य के अंतर्गत जजों का हनी ट्रैप तो न्याय के शासन एवं न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए बहुत बड़ा खतरा है। याचिका में सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक सेवानिवृत्त जज की अध्यक्षता में एक समिति बनाकर जांच कराए जाने की मांग की गई थी, परंतु 26 मार्च 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने दायर जनहित याचिका पीआईएल को खारिज कर दिया। कोर्ट ने इसे राजनीतिक बकवास करार दिया और कहा कि कर्नाटक राज्य अपने मामलों को संभालने में खुद सक्षम है। हालांकि इसके पूर्व भी 2018 में उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र एटीएस ने ब्रह्मोस एरोस्पेस में कार्यरत एक इंजीनियर को पाकिस्तान की आईएसआई को सूचना देने के आरोप में गिरफ्तार किया था, जिसके पीछे भी कहा गया था कि इंजीनियर को हनी ट्रैप में फंसाया गया था। और पंजाब हाईकोर्ट के जस्टिस अनूप चितकारा ने 9 दिसंबर 2023 को एक महिला सब इंस्पेक्टर को तो जमानत देने से ही इनकार कर दिया था, जो हनी ट्रैप गैंग का हिस्सा थी और फंसाए गए बड़े बड़े लोगों से बलात्कार की धमकी के नाम पर लंबी लंबी रकमें ऐंठा करती थी। जस्टिस चितकारा ने कहा कि सरकार द्वारा महिलाओं को सामाजिक विकृतियों एवं अपराधियों से बचाने के लिए बेहद कठोर कानून बनाए गए हैं, लेकिन ऐसी दुष्ट महिलाएं भी हैं जो इस कमजोरी को जानती हैं और उनकी रक्षा के लिए बनाए गए कठोर कानूनों के प्रावधान का लाभ उठाते हुए निर्दोष पुरुषों को शहद के जाल में फंसाने का काम करती हैं। अब प्रश्न उठता है कि क्या गारंटी है कि उस महिला पुलिस सब इंस्पेक्टर ने पैसे के लिए केवल रईसों को ही फंसाया हो,
बड़े बड़े व्यापारियों को ही फंसाया हो? क्या बड़े अधिकारियों या नेताओं को उसने अपने जाल में नहीं फंसाया होगा? मैं अपने दर्शकों का ध्यान राजस्थान के बहुचर्चित भौरी देवी कांड 2011 की तरफ दिलाना चाहता हूं। यह एक राजनीतिक हत्याकांड था जिसमें शोषण, ब्लैकमेलिंग और हत्या का संगठित षड्यंत्र उजागर हुआ था। राजस्थान के भौरी देवी कांड का मामला भी हनी ट्रैप से ही शुरू हुआ था, जो बाद में भौरी देवी की बढ़ती राजनीतिक महत्वाकांक्षा के कारण उसके स्वयं के कत्ल का कारण भी बना था। भारतीय राजनीति और प्रशासन में इस कांड को हनी ट्रैप और सत्ता के दुरुपयोग का सबसे सनसनीखेज मामला माना जाता है। भौरी देवी एक नर्स थी और उन्होंने मंत्री महिपाल मदरेना और विधायक मलकियत सिंह के साथ अपने अंतरंग पलों की सीढ़ी तैयार कर ली थी और सरकार में पद के साथ मंत्री मदरेना से 10 करोड़ रुपए की मांग कर रही थी और उन्हें ब्लैकमेल भी कर रही थी और साथ में धमकी भी दी थी कि यदि मांग पूरी नहीं हुई तो वे इस अंतरंग पलों की सीढ़ी को सार्वजनिक कर देंगी और इसके कारण ही उनकी हत्या करवाई गई थी। इस मामले में सीबीआई ने बहुत मेहनत कर बड़ी जानदार और शानदार जांच की थी और शव न मिलने के बावजूद फॉरेंसिक जांचों और अन्य तथ्यों एवं साक्ष्यों को इकट्ठा कर मंत्री मदरेना एवं विधायक के साथ साथ 2 और अन्य लोगों को भी जेल पहुंचवा दिया था। मंत्री मदरेना की तो मृत्यु हो चुकी है, परंतु बाकी 3 लोग अभी भी जेल में हैं। इतने बढ़िया साक्ष्य जुटाए थे सीबीआई ने। सीबीआई को याद किया जाएगा इस केस के विषय में। इतिहास हमें याद दिलाता है कि किस प्रकार विष कन्याओं ने राजाओं को अपने सौंदर्य के जाल में फांसकर उन राजाओं के राज्यों को ही शत्रु राजाओं के हाथों में दिलवा दिया और वर्तमान में यही विष कन्याएं और अब हनी ट्रैप कन्याएं कही जा रही हैं। कोर्ट के पुराने मामले बताते हैं कि पढ़े लिखे संभ्रांत और महत्वपूर्ण पदों पर कार्य करने वाले व्यक्ति इनके जाल में फंसकर छटपटाते रहते हैं और अपनी गलती और अपनी वेदना को यहां तक कि अपनी पत्नी से भी बताने में, साझा करने में डरते हैं और इसी डर का फायदा ये विषकन्याएं कह लीजिए या ये हनी ट्रैप गैंग की सुंदरियां कह लीजिए उठाती हैं और इन सुंदर महिलाओं के पीछे पैसे लूटने वाला गैंग या देश विरोधी ताकतें काम करती रहती हैं। इस पूरे मामले की स्वतंत्र जांच की मांग करने वाली जनहित याचिका पीआईएल में कहा गया था कि यह मामला सिर्फ नेताओं का नहीं बल्कि जजों तक भी पहुंच चुका है। यानी अगर जजों को भी हनी ट्रैप में फंसाया जा रहा है तो क्या न्यायपालिका की निष्पक्षता पर भी खतरा नहीं मंडरा रहा? हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया, जिससे यह प्रतीत होता है कि सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में कोई साजिश नहीं दिखी और कोर्ट ने इसे सिर्फ एक राजनीतिक बयान मानकर नजरअंदाज कर दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट की समझ है भाई, जो सुप्रीम कोर्ट जो समझ रहा है वो ज़्यादा अच्छा समझ रहा है हमसे और आपसे। लेकिन यह प्रश्न भी खड़ा हो जाता है कि अगर ये स्वार्थी और देश विरोधी ताकतें जजों तक को ब्लैकमेल करने लगी तो क्या हमारी न्यायपालिका स्वतंत्र रह पाएगी? हनी ट्रैप का एक लंबा इतिहास रहा है और बड़े बड़े देश इसकी वजह से बर्बाद भी हुए हैं। 1960 के दशक में ब्रिटेन में रक्षा मंत्री जॉन परफ्यूमो को रूसी एजेंट क्रिस्टीन कीलर ने अपने हनी ट्रैप के जाल में फंसा लिया था। इस मामले से ब्रिटिश सरकार की छवि ध्वस्त हो गई थी और कई महत्वपूर्ण रक्षा सौदों पर असर भी पड़ा था और ब्रिटेन की संसद तक हिल गई थी और परफ्यूमो को अपने पद से इस्तीफा भी देना पड़ा था। वहीं पामेला बाडोस हनी ट्रैप कांड 1989 ने तो ब्रिटेन को बुरी तरीके से हिलाकर रख दिया था। दिल्ली निवासी और पूर्व मिस इंडिया पामेला सिंह बाडोस, कुछ लोग पामेला सिंह चौधरी बाडोस कहते हैं, पामेला सिंह बाडोस का नाम ब्रिटिश राजनीतिक और सामाजिक हलकों में उभर कर आया था। समाचारों की रिपोर्ट्स बताती हैं कि पामेला बाडोस को हनी ट्रैप के तौर पर इस्तेमाल किया गया था। वह ब्रिटेन की संसद और रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों से जुड़ गई थी और सैन्य तथा अन्य गोपनीय जानकारियां हासिल करने लगी थी। बाद में यह भी खुलासा हुआ था कि वह सिर्फ एक हाई प्रोफाइल सोशलाइट नहीं थी बल्कि कई देशों की खुफिया एजेंसियों के लिए काम भी कर रही थी। उनकी वजह से ब्रिटेन के कई गोपनीय रक्षा सौदों की जानकारी लीक हो गई थी। ब्रिटेन की खुफिया एजेंसियों ने बाद में खुलासा किया कि पामेला बाडोस को भारत और कई अन्य देशों के नेताओं तक पहुंचने के लिए भी इस्तेमाल किया गया था। अब सोचिए, अगर भारत में भी इसी तरह की कोई महिला बड़े नेताओं, अफसरों और जजों तक पहुंच जाए तो क्या हम अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा बचा पाएंगे? हाल ही में अमेरिका की खुफिया एजेंसियों ने खुलासा किया है कि चीन ने कई अमेरिकी अधिकारियों को हनी ट्रैप में फंसाने की कोशिश की। कुछ अमेरिकी सांसदों पर आरोप भी लगे हैं कि वे चीनी एजेंटों के प्रभाव में आ चुके थे।
मतलब ये माना जा रहा था कि वो हनी ट्रैप में फंस चुके हैं। अगर किसी देश के कानून निर्माता ही दुश्मन देशों के हाथों में चले जाएं, तो क्या वह देश सुरक्षित रह पाएगा? ये एक बड़ा प्रश्न खड़ा होता है। भारत पर इसका क्या असर हो सकता है, इसको भी समझने का प्रयास करते हैं। भारत में पहले भी कई बड़े बड़े घोटाले हुए हैं। हवाला स्कैम, पनामा पेपर्स, राफेल सौदे पर विवाद और रक्षा सौदों में दलाली। लेकिन हनी ट्रैप का मामला इन सबसे ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि इसमें ब्लैकमेलिंग और राष्ट्रीय सुरक्षा का सीधा सीधा संबंध है। राजनेताओं का चरित्र सिर्फ उनका निजी मामला नहीं होता, वे देश की नीतियां बनाते हैं, गोपनीय दस्तावेजों तक उनकी पहुंच होती है, और अगर वे ब्लैकमेलिंग के शिकार होते हैं तो वे देश की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन सकते हैं। कर्नाटक का हनी ट्रैप मामला राज्य की राजनीति में एक गंभीर संकट के रूप में उभरा है, जिसमें कई नेताओं की संलिप्तता के आरोप लगे हैं। इस मुद्दे ने न केवल राज्य बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी ध्यान आकर्षित किया है। आगे की जांच और कार्रवाई से ही स्पष्ट होगा कि इन आरोपों में कितनी सच्चाई है, कितना दम है, और इससे कर्नाटक की राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यह पड़ने वाला है। प्रश्न यह भी उठता है कि जब कुछ नेताओं के हनी ट्रैप में फंसने के सबूत वीडियो के रूप में सार्वजनिक हो चुके हैं, तो वे अभी तक अपने पदों पर क्यों बने हुए? हमारे संविधान ने न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग अलग कार्य क्षेत्र दे रखा है। सुप्रीम कोर्ट खुद कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव के मामलों में दखल नहीं देता है और न दे सकता है, देना चाहिए, लेकिन वह कम से कम सीबीआई को जांच की अनुमति तो दे ही सकता है, ताकि न्यायपालिका को सुरक्षित रखा जा सके। प्रश्न यह भी है कि अगर आज इस मामले की जांच नहीं हुई और कल इसके दुष्परिणाम निकले, तो संभवतः वो पूरे देश को भुगतने भी तो पड़ सकते हैं। दर्शकों, इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है? क्या इस मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए थी? क्या सुप्रीम कोर्ट को सख्त कदम उठाने चाहिए थे? या सिर्फ एक राजनीतिक साजिश है, या इसके पीछे कोई विदेशी ताकत काम कर रही है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, और यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपसे फिर मिलते हैं एक नए विषय और विमर्श के साथ। तब तक के लिए जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।